प्लायर्स। प्लायर कार्यशाला में प्रयोग होने वाला एक बहुउपयोगी औजार है। इसके द्वारा किसी जाल को पकड़ा जा सकता है, पकड़कर मोड़ा जा सकता है या तार आदि को काटा जा सकता है। यह कास्ट स्टील का बनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, जब भी कभी मैं टूल्स का मटेरियल वगैरह बताता हूँ या उसके उपयोग बताता हूँ तो उसको आपको नोट करते जाना है। ठीक है। यह कास्ट स्टील का बनाया जाता है। जबड़ों पर टेम्पर भी किया जाता है जिससे इसके दांते जल्दी खराब ना हो। इसका साइज पूरी लंबाई द्वारा दिया जाता है। ठीक है। फिर है प्लायर्स के प्रकार। प्रायः ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन प्लायर, दूसरा है फ्लैट नोज प्लायर, तीसरा है साइड कटिंग प्लायर, चौथा है लॉन्ग नोज प्लायर, पांचवा है मल्टी ग्रिप प्लायर, छठवां है पिंसर प्लायर और सातवां है सर्किट प्लायर। आइए इन सभी प्लायर को हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन प्लायर। चित्र देख लेंगे, यहाँ ये दिखाया गया है कॉम्बिनेशन प्लायर। सबसे ज्यादा प्रयोग यही वाला होता है ना। यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाला प्लायर है जिसका प्रयोग तारों को मोड़ने, जोड़ने अथवा काटने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्लायर द्वारा नट भी कसे जा सकते हैं। ठीक है। तथा इसकी छोटी ट्यूब इससे तथा छोटी ट्यूब तथा पाइपों को पकड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चित्र में ये कॉम्बिनेशन प्लायर दिखाया गया है। अगला है फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर की आकृति नोज प्लायर के समान ही होती है, परंतु इस प्लायर का अगला सिरा नुकीला ना होकर समतल होता है। चित्र में एक फ्लैट नोज प्लायर दिखाया गया है। ठीक है। ये देखेंगे फ्लैट नोज प्लायर, इसका जो अगला सिरा कैसा है, ये समतल है ना। ये देखेंगे ये कैसा है, समतल है, नुकीला नहीं है। ठीक है। फिर अगला जो प्लायर है वो है साइड कटिंग प्लायर, है ना। इस प्लायर में जबड़े की साइड में तार आदि काटने के लिए कटर लगे होते हैं। इस प्लायर को अधिकतर वायरमैन या लाइनमैन द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि लाइनमैन या वायरमैन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्लायर का नाम बताइए। ठीक, तो इसमें चार ऑप्शन दे देंगे, फिर आपको बताना है कि इसका नाम होता है साइड कटिंग प्लायर। वायरमैन इसके हैंडल पर रबड़ की स्लीव चढ़ाकर इसे इंसुलेट कर देते हैं। कार्यशाला में भी इसका प्रयोग विभिन्न अवयवों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस प्लायर में जबड़े का सबसे आगे का भाग फ्लैट होता है जो फ्लैट वस्तुओं को पकड़ने का कार्य करता है। फिर इसका चित्र देखेंगे, ये कैसा है, फ्लैट नोज प्लायर। इसकी जो ये वाली आकृति देख रहे हैं ना यहाँ पास, ठीक, यहीं से इसको इससे क्या होती है, कटाई होती है। ठीक है ना। ठीक। ये देखेंगे साइड कटिंग प्लायर, ये इसका हैंडल हो गया, ये इसका रिवेट हो गया, इसी में जुड़ा होता है, और ये हो गया इसका जबड़ा, और ये हो गया इसके कटिंग वाला भाग। फिर अगला है लॉन्ग नोज प्लायर। इस प्लायर का मुंह आगे से नुकीला तथा लंबा होता है। देखेंगे चित्र में, चित्र भी देखते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। इस प्लायर का मुंह आगे से नुकीला तथा लंबा होता है। यह प्लायर तंग जगहों पर अवयवों को पकड़ने के लिए तथा टाइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जबड़े के पिछले भाग में साइड कटिंग प्लायर के समान साइड कटिंग एज होती है। ठीक है ना, इस भाग में साइड कटिंग एज होती है। इसका प्रयोग अधिकतर इलेक्ट्रीशियन द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त लॉक वाशरों तथा सर्कलिपों को फिट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, सर्कलिप फिट करने के लिए कौन से प्रकार का प्लायर प्रयोग किया जाता है, तो हमको बताना है लॉन्ग नोज प्लायर प्रयोग किया जाता है। फिर है मल्टी ग्रिप ग्रिप प्लायर। ठीक है। जैसे स्लिप जोड़ के द्वारा दो स्लिप ज्वाइंट बनते हैं, वैसे ही मल्टी ग्रिप प्लायर के द्वारा पांच या सात ज्वाइंट बनते हैं, इसलिए इसे मल्टी ग्रिप प्लायर कहते हैं। इसमें कटिंग करने का प्रावधान नहीं होता है। इसे वाटर पंप प्लायर भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वाटर पंप की जो सर्कलिप वगैरह होती हैं इसी से उसको निकाला जाता है, चढ़ाया जाता है। फिर अगला है पिंसर प्लायर। चित्र देखेंगे पिंसर प्लायर की आकृति कैसी है। यह प्लायर कील का हेड पकड़कर उसे उखाड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके जबड़े वृत्ताकार तथा आगे से प्लेन व धारदार होते हैं जिससे इनसे
आसानी से कील को पकड़ा जा सकता है। इसकी एक टांग पीछे से फ्लैट करके उसमें स्लॉट बनाया जाता है। यह कील को ऊपर उठाने का काम करती है। ये देखेंगे यहाँ पे इस भाग से कील को ऊपर उठाने का काम करते हैं और इससे पकड़ के खींच लेते हैं। ठीक ना, ये है पिंसल प्लायर। फिर अगला है सर्क्लिप प्लायर। सर्क्लिप प्लायर का प्रयोग सर्क्लिप को फिट करने, ठीक है, सर्क्लिप को फिट करने या हटाने के लिए किया जाता है। सर्क्लिप प्लायर को स्नैप रिंग प्लायर या रिटेनिंग रिंग सर्क्लिप प्लायर भी कहा जाता है। मैंने बार बार कहा है, जब भी कभी हम दूसरा नाम किसी भी टूल्स का पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रश्न कभी कभी इन नामों से भी पूछ लिया जाता है कि स्नैप रिंग प्लायर किस प्लायर को कहा जाता है, या रिटेनिंग रिंग सर्क्लिप प्लायर भी किस प्लायर को कहा जाता है। सर्किट प्लायर विभिन्न लंबाइयों तथा टिप डायमीटर में उपलब्ध होते हैं। पहला है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक सर्किट प्लायर और दूसरा है बाह्य सर्किट प्लायर। आंतरिक सर्किट प्लायर को पढ़ते हैं। इस प्रकार के प्लायर का प्रयोग शाफ्ट या बोर के अंदर रिटेनिंग रिंग सर्किट को हटाने या फिट करने के लिए किया जाता है। ये प्लायर मानक प्लायर के समान कार्य करते हैं, अर्थात जब प्लायर का हैंडल बंद होता है तो प्लायर की टिप भी बंद होती है, जैसा मतलब नॉर्मल प्लायर होते हैं उस तरह से। ठीक है, अब ये है बाह्य सर्किट प्लायर। चित्र देखेंगे बाह्य सर्किट प्लायर कैसा है, ये इसका भी चित्र देखें। ये आंतरिक सर्किट प्लायर हो गया, और ये देखेंगे ये बाह्य सर्किट प्लायर। दोनों का देखेंगे, दोनों का डिजाइन अलग अलग है ना। अब देखेंगे बाह्य सर्किट प्लायर में। बाह्य सर्किट प्लायर का उपयोग पिन या शाफ्ट पर रिटेनिंग रिंग सर्किट को फिट करने या हटाने के लिए किया जाता है। ये प्लायर आंतरिक सर्किट प्लायर के विपरीत कार्य करते हैं, अर्थात जब प्लायर का हैंडल बंद रहता है तो प्लायर की टिप खुली रहती है। ठीक है, फिर है प्लायर प्रयोग करते समय सावधानियां। प्लायर प्रयोग करते समय निम्न सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इनका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। सही स्थिति के औजार को ही प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ढीले औजार हानि पहुंचा सकते हैं। तीसरा, उपयुक्त दाव के साथ औजार को प्रयोग में लेना चाहिए। अब अगला जो इम्पोर्टेंट टूल्स है हमारा ये खोलने और बांधने वालों में से, ये है पेचकस। ठीक, ऐसे उपयोग जहां पर स्क्रू को बहुत अधिक बल पूर्वक कसने की आवश्यकता नहीं होती, वहां स्क्रू के हेड में एक स्लॉट बना दिया जाता है। इस स्लॉट में स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड फंसाकर आसानी से कसा जा सकता है। क्योंकि यह टूल पेंच को कसने या खोलने के काम में आता है, इसलिए इसे पेंच कस कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं यह टूल एक स्टील रॉड में एक सिरे पर हत्था तथा दूसरे सिरे को पीट कर फ्लैट करके बनाया जाता है। फ्लैट भाग को ब्लेड कहते हैं। ऊष्मा उपचार द्वारा इसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। पेचकस की कुल लंबाई पेचकस की साइज बताती है। ठीक है, पेचकस कई प्रकार के होते हैं। पहला है ब्लेड पेचकस, दूसरा है फिलिप्स पेचकस, तीसरा है ऑफसेट पेचकस, चौथा है रैचेट पेचकस, पांचवा है मैगजीन पेचकस, और छठवां है घड़ी साज पेचकस। तो पहले पढ़ते हैं ब्लेड पेचकस। देखेंगे ये चित्र में, चित्र पहले देख लेंगे। चित्र में ये ब्लेड पेचकस दिखाया गया है, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड टाइप का होता है। चित्र में एक ब्लेड पेचकस दिखाया गया है। इसे बनाने के लिए एक हाई कार्बन स्टील की छड़ का प्रयोग किया जाता है, जिससे जिसके एक सिरे पर लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था फिट किया होता है तथा दूसरे सिरे को फ्लैट करके टेम्पर किया होता है। पेचकस का चुनाव स्क्रू हेड में बने स्लॉट की चौड़ाई से किया जाता है। ध्यान रहे कि पेचकस का ब्लेड स्लॉट में ढीला नहीं होना चाहिए और न ही चौड़ाई में छोटा होना चाहिए। पेचकस सॉरी ब्लेड पेचकस छोटे तथा बड़े हर साइज में प्रयोग किए जाते हैं। ब्लेड पेचकस को स्टैंडर्ड पेचकस भी कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इनको ब्लेड पेचकस या स्टैंडर्ड पेचकस भी कहा जाता है। देखेंगे चित्र में, देखें, ठीक है ना, ये देखेंगे कि ये सही और गलत दिखाया गया है, ये हमको देखना है। पेचकस बिल्कुल इस तरह फंसा होना चाहिए उसमें, स्क्रू में। अगर इस तरह फंसा है, ढीला ढाला है, तो ये गलत है, इससे फिर स्क्रू का हेड खराब हो जाता है ना। पेचकस की लंबाई, ठीक ना, ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या है पेचकस के ब्लेड की
लंबाई है, ठीक है ना। और ये हमारा हैंडल है, इसमें ये इंसुलेटेड हैंडल होता है, ठीक है। और ये गोलाकार रॉड का टुकड़ा होता है ना, जो कि किस मटेरियल का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। फिर अगला जो पेचकस है वो फिलिप्स पेचकस है ना। फिलिप्स पेचकस वाले फिलिप्स पेचकस वाले स्क्रू में स्लॉट के स्थान पर एक क्रॉस बना होता है ऐसा, इसको हम लोग प्लस प्लस बोलते हैं, है ना। इस क्रॉस में बैठने के लिए एक चार मुख वाला पेचकस प्रयोग किया जाता है, जिसे फिलिप्स पेचकस कहते हैं। स्क्रू हेड में क्रॉस 6 साइजों में होते हैं, 0 से लेके 3 तक, है ना। इन्हीं साइजों के अनुरूप 6 प्रकार के पेचकस बाजार में उपलब्ध रहते हैं। इस पेचकस के 4 फ्लैट सिरे 53 डिग्री पर टेपर किए जाते हैं तथा बाह्य सिरा 110 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है ना। पेचकस के 4 फ्लैट सिरे 53 डिग्री पर, ठीक है ना, तथा बाह्य सिरा 110 डिग्री पर ग्राइंड रहता है। अब देखेंगे चित्र में, देखेंगे ये जो हमारा है फिलिप्स पेचकस है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि ये जो है 53 डिग्री वाला है, ठीक है ना, ये वाला सिरा मतलब ये वाला और ये वाला, और जो 110 डिग्री वाला है मतलब ये वाला सिरा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये आंतरिक वाला सिरा 53 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है। और ये वाला सिरा 110 डिग्री, ठीक है ना। ये देखें 4 फ्लैट सिरे 53 डिग्री पर टेपर होते हैं, मतलब ये जो टेपर वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये कितना है, ये है 53 डिग्री, है ना, ये 53 डिग्री है। और ये वाला सिरा जो है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की इसको ये होता है 110 डिग्री, ठीक है। ये हमारा फिलिप्स पेचकस है। फिर अगला है ऑफसेट पेचकस, ठीक। तंग स्थानों पर जहां साधारण स्टैंडर्ड पेचकस प्रयोग नहीं किया जा सकते वहां ऑफसेट पेचकस प्रयोग किए जाते हैं। चित्र के अनुसार इसके दोनों सिरे फ्लैट करके एक दूसरे के विपरीत 90 डिग्री पर मोड़ दिए जाते हैं। तंग जगहों पर जहां पेचकस घुमाने को खुला स्थान नहीं होता, दोनों सिरों को बारी बारी से प्रयोग किया जाता है। चित्र में देखेंगे ये ऑफसेट पेचकस दिखाया गया है। फिर अगला है रैचेट पेचकस। पेचकस को घुमाते समय उसका ब्लेड स्क्रू से निकल जाता है और उसे बार बार स्लॉट में सेट करना पड़ता है, बार बार स्लॉट में सेट करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु पेचकस में रैचेट लगा दिया जाता है, जिसमें एक बटन, जिसे शिफ्टर कहते हैं, दिशा परिवर्तित करने का कार्य करती है, ठीक है ना। ये है हमारा रैचेट पेचकस, ठीक है ना, ये दिखाए, ठीक है। ये है रैचेट दिशा नियंत्रक, ये है टंग, और ये है लगाने वाला स्क्रू। रैचेट का प्रयोग करने पर पेचकस को चलाने के लिए बार बार हाथ की पकड़ को नहीं बदलना पड़ता, अपितु हत्थे को आगे पीछे घुमाने पर पेचकस एक ही दिशा में चलता है। इसका अन्य लाभ यह है कि जब हैंडल को नीचे दबाते हैं तो पेचकस अपने आप तेजी से घूमने लगता है, ठीक है ना। ये है चित्र में दिखाया गया है, ये कैसा पेचकस है, रैचेट पेचकस है, ठीक है। फिर अगला है मैगजीन पेचकस। इस पेचकस के हैंडल में बनी पॉकेट में 4 विभिन्न साइजों के ब्लेड होते हैं, ठीक। हैंडल में एक कॉलेट लगा होता है, ठीक, जिसे आवश्यकता अनुसार ब्लेड फिट करके कार्य किया जा सकता है। इन पेचकसों की मजबूती कम होती है, ठीक है ना, ये कम मजबूत होते हैं। फिर अगला है वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर या घड़ी साज पेचकस, ठीक है। छठवां, ये पेचकस बहुत छोटे साइज के होते हैं, ये हार्ड कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इनकी बॉडी पर नर्लिंग की गई होती है तथा ऊपर से प्रेशर डालने हेतु उंगली को टिकाने के लिए एक प्री वाशर लगा होता है। घड़ी साज पेचकस के अंतर्गत 6 पेचकसों का एक सेट बाजार में उपलब्ध है। 0 साइज का पेचकस सबसे छोटा, 5 नंबर का पेचकस सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। ये देखेंगे, ये अधिकतर घड़ी साज द्वारा प्रयोग की जाते हैं। इन्हें घड़ी साज पेचकस कहा जाता है। वर्कशॉप में छोटे इंस्ट्रूमेंट, गेज, मीटर आदि की रिपेयरिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। देखेंगे ये वाला हिस्सा जो है ना, ये उंगली दबाने वाला है, ठीक है ना, और ये वाला हिस्सा जिससे पेंच खोलते हैं, ठीक है ना। घड़ी साज या रेडियो वगैरह ठीक करने वाले और बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो ठीक करते हैं, उन वो लोग ये पेचकस का प्रयोग करते हैं। और इस भाग में देखेंगे नर्लिंग की गई हुई। पेचकस प्रयोग करते समय सावधानी। पेचकस का प्रयोग सदैव उपयुक्त तरीके से करना चाहिए।
क्योंकि लापरवाही हानिप्रद हो सकती है। कार्य के अनुसार ही पेचकस का प्रयोग करें। पेचकस को सावधानी पूर्वक घुमाना चाहिए, विशेषकर यदि वह वैद्युतिक प्रकृति का हो। ठीक है। अगला जो संयोजन और वियोजन का टॉपिक है वो है बीरिंग तथा पुल्ली। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको हमको पढ़ना है। ठीक है ना। इन औजारों का प्रयोग पुल्ली बीरिंग है, बीरिंग या पुल्ली पुलर्स। ठीक है ना। इन औजारों का प्रयोग पुल्ली बीरिंग हैंडल आदि को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। कार्य की प्रकृति के आधार पर ये विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं। पहला है पुल्ली पुलर। पुल्ली पुलर माइल्ड स्टील का बनाया होता है ना। किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। इसमें 3 एडजस्टेबल टांगे होती हैं। यह छोटे बड़े कई किस्मों के होते हैं जिनका चुनाव पुल्ली के आकार के अनुसार किया जाता है। मशीनों की शाफ्ट से सुरक्षा पुल्ली उतारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ एक देखेंगे पुल्ली पुलर दिखाया गया है चित्र में। इसमें देखेंगे ये 3 लेग है। ठीक ना। और लेग को एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है इसका सिस्टम। ठीक है। और इस नट को क्या करते हैं, इसमें पुल्ली में लगा देते हैं या बेरिंग में लगा देते हैं, इसको फंसा देते हैं तीनों को, और इस नट को कसते जाते हैं। तो वो क्या करता है, ये नट जितना अंदर जाएगा वो बेरिंग लेगी उतना ये पुल्ली बाहर आ जाएगी। ठीक है। फिर अगला है बीरिंग पुलर। बीरिंग पुलर भी पुल्ली पुलर के समान होता है। अंतर केवल इतना है कि केवल इसमें केवल 2 टांगे होती हैं। ठीक है ना। देखेंगे कि यहाँ पुल्ली पुलर में 3 टांगे थी, इसमें देखेंगे इसमें 2 टांगे हैं। ये क्या है? बीरिंग पुलर है ना। इसकी टांगे आगे से समतल होती हैं जिससे प्रयोग करते समय बीरिंग की जाली खराब ना हो। इसके साथ ही इसके स्क्रू की लंबाई पुल्ली पुलर की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। ठीक है। ये हमारा कैसा है? बीरिंग पुलर है। ये स्क्रू है। ठीक है ना। स्पिंडल है, प्लेट है, और ये इसके होल्डिंग आर्म है। ठीक है ना। फिर है अगला है होल्डिंग औजार। अब हमने वो तो पढ़ लिया, संयोजन वियोजन औजार हमारा पूरा हो गया। अब अगला जो हैंड टूल्स है, ठीक है ना, वो है होल्डिंग औजार। ठीक है ना। हम आज डीजल मैकेनिक से संबंधित जितने भी टूल्स हैं वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। जब पर विभिन्न संक्रियाएं करने से पूर्व यह आवश्यक है कि उसे मजबूती से एक निश्चित स्थान पर जकड़ कर रखा जाए। अतः इस कार्य हेतु होल्डिंग औजार प्रयोग किए जाते हैं। होल्डिंग औजार के अंतर्गत वाइस एक प्रमुख औजार है जिसका वर्णन निम्नवत है। ठीक है। वाइस पढ़ना है अब अपन को। वाइस वाइस जाब को एक स्थिति में मजबूती के साथ जकड़ कर रखने वाला उपकरण है। जाब पर फाइलिंग, मशीनिंग, स्क्रैपिंग, फिटिंग आदि अन्य प्रक्रियाएं करने से पहले उसे वाइस द्वारा मजबूती से जकड़ लिया जाता है। जाब को जकड़ कर रखने के लिए इसमें कठोर जबड़े लगे होते हैं। ठीक है। इस ये जबड़े जाब की सतह में घुसकर उसे जकड़ लेते हैं जिससे जाब पर निशान भी पड़ जाते हैं। तैयार माल को पकड़ने के लिए सॉफ्ट जा प्रयोग किए जाते हैं। सॉफ्ट जा एल्यूमिनियम की चादर के बने होते हैं तथा हार्ड जा के ऊपर ही प्रयोग किए जाते हैं जिससे जाब की सतह पर निशान नहीं पड़ते। वॉइस के प्रकार। मशीनों में प्रयोग होने वाली वॉइस निम्न प्रकार की होती है। पहला है बेंच वॉइस, दूसरा है मशीन वॉइस, तीसरा है पाइप वॉइस, चौथा है लेग वॉइस, पांचवा है हैंड वॉइस, छठवां है पिन वॉइस, सातवां है टूल मेकर्स वॉइस, आठवां है सी क्लैम्प वॉइस, नौवां है समांतर क्लैम्प वॉइस। अब हम सारे वॉइसों को चित्र के साथ विस्तार से पढ़ते हैं। चित्र देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, हमको सारी वॉइसें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। किसी भी कार्यशाला के लिए सबसे आवश्यक वॉइस बेंच वॉइस ही होती है। इसकी संरचना निम्न चित्र में दिखाई गई है। देखेंगे यहाँ ये बेंच वॉइस है, ये पूरा। यहाँ देखेंगे हैंडल है, हैंडल ये स्पिंडल है, ये पूरी लंबाई तक यहाँ तक होता है ना, इसमें आगे वो लगा रहता है, चूड़ी कटी होती है। ठीक है। ये हमारा जो जा है वो मूवेबल जा है, और ये वाला जा फिक्स है। देखेंगे यहाँ ये फिक्स है नट बोल्ट से, है ना। ये वाला आगे पीछे होके इसकी साइज को घटाता बढ़ाता है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो जा लगे हुए हैं ना, ये हार्ड जा लगे हुए हैं। ठीक है ना। ठीक है। और इसी के ऊपर एक प्लेट फिट होती है जो एल्यूमिनियम की होती है, पतली चादरों की, वो होती है सॉफ्ट जा। ठीक है। बेंच वॉइस की बॉडी सामान्यतः ढलवे लोहे की बनी होती है, नोट करिएगा। इसका प्रयोग प्राय
साइन, फाइलिंग, चिपिंग, टैपिंग आदि ऑपरेशन करते समय कार्यखंड को पकड़ने के लिए किया जाता है। बेंच वाइज की बॉडी के अंदर ही स्थिर जबड़ा कास्ट किया होता है, जबकि चलित जबड़े का वर्गाकार भाग, लंबा भाग बॉडी के वर्गाकार होल से गुजरता है। यह चलित जबड़ा भी ढलवा लोहे का बना होता है। इस चलित जबड़े का वर्गाकार भाग भी खोखला होता है, जिसमें माइल्ड स्टील का एक लंबा स्क्रू घूमता है। अब देखेंगे ये किसका बना है, ये कास्ट आयरन का बना है, ये भी और ये भी, ठीक ना। लेकिन ये जो स्पिंडल है ना, स्पिंडल, ये माइल्ड स्टील का बना होता है। मतलब ये पूरी, यहाँ तो चूड़ी नहीं है पर इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई में चूड़ी रहती है। और ये किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। इस स्क्रू को घुमाने के लिए एक हैंडल की व्यवस्था रहती है। यहाँ देखेंगे एक हैंडल की व्यवस्था है। यह स्क्रू बॉडी के अंदर स्थिर किए गए एक नट के अंदर घूमता है तथा घुमाने पर चलित जबड़े को आगे पीछे चलाता है। दोनों जबड़ों पर कास्ट स्टील के दांतेदार सतह वाला जबड़ा प्लेट स्क्रू के द्वारा लगा होता है। इन दोनों प्लेटों को ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड किया जाता है। वाइस का साइज जबड़े की चौड़ाई से दिया जाता है। फिर दूसरी जो वाइस है वो है मशीन वाइस। अधिकांशतः ड्रिलिंग प्रक्रियाओं में जाब को ड्रिल करने के लिए मशीन वाइस में पकड़ा जाता है। जाब पर ड्रिलिंग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ड्रिल कार्यखंड से गुजरने के पश्चात वाइस में ड्रिलिंग ना करें। इस उद्देश्य से कार्यखंड को वाइस के ऊपर लकड़ी का एक समांतर ब्लॉक रख कर रखा जाता है ना, जिससे जो वो ड्रिल है वो इसमें मशीन वाइस में न घुस जाए, है ना, इसलिए लकड़ी रखा जाता है, जिससे कार्यखंड तथा वाइस के मध्य कुछ अंतराल रहे। देखेंगे चित्र में, ये हमारी मशीन वाइस है, ये हमारा कार्यखंड मतलब जॉब है, और ये ड्रिल मशीन द्वारा ड्रिलिंग की जा रही है। इसके नीचे एक लकड़ी के गुटके लगाए गए हैं, या ये है और ये है, ठीक है ना। ठीक है, जिससे क्या होता है, कुछ ऊंचाई प्रदान हो जाती है और ड्रिल सीधे वॉइस में नहीं टकराता। फिर अगली जो वॉइस है वो है पाइप वॉइस। देखेंगे यहाँ पाइप वॉइस दिखाई गई है ना। पाइप वॉइस का प्रयोग गोल पाइप, छड़ आदि को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके आधार में भी ग्रूव का स्थिर जबड़ा होता है। यहाँ देखेंगे भी ग्रूव है, ये स्थिर जबड़ा है, ठीक है ना। स्थिर जबड़ा होता है। एक चल जबड़ा स्पिंडल द्वारा वर्टिकल फ्रेम में चलता है। दोनों जबड़ों में 90 डिग्री का ग्रूव होता है। ये दोनों जबड़े ढलवा स्टील के बने होते हैं। इन्हें ऊष्मा उपचार के द्वारा हार्ड किया जाता है। जाब को मजबूती से पकड़ने के लिए इनमें दांते भी कटे होते हैं, ठीक है ना। ये जो चलित जबड़ा है इसमें दिखाया जा रहा है, इसमें दांते भी कटे हैं। ये हैंडल है, ये स्पिंडल है, ये हमेशा माइल्ड स्टील का बना रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, बाकी ये ढलवे लोहे का, ठीक है। फिर अगला है लेग वाइस, ठीक ना। लेग वाइस, इस वाइस में एक लंबी टांग होती है जिसके ऊपरी सिरे में स्थिर जबड़ा होता है तथा निचला सिरा जमीन तक जाकर एक लकड़ी के लट्ठे पर टिका होता है। इसको किसी मजबूत व भारी मेज के ऊपर कस दिया जाता है। इसकी बड़ी टांग से एक छोटी टांग कब्जा जोड़ के द्वारा जुड़ी रहती है। इसके ऊपरी भाग में चल जबड़ा होता है। यह चल जबड़ा एक स्पिंडल के द्वारा स्थिर जबड़े के सापेक्ष आगे पीछे गति करता है। यह स्पिंडल स्थिर जबड़े पर में लगे नट में गति करता है। यह वाइस माइल्ड स्टील की बनी होती है, ठीक है ना। ये किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की। अब ये देखेंगे ये लैग वाइस है, ठीक है ना। ये इसमें किसी बेंच में है, बेंच से ये पूरा नीचे तक है। और ये नीचे तक इसलिए है क्योंकि जितना भी कूटने पीटने का काम होता है वो इसी वॉइस में किया जाता है ना। ब्लैक स्मिथी शॉप में कूटने पीटने वाला काम पूरा इसी वॉइस में किया जाता है, ठीक ना। इसलिए इसको लेग वॉइस कहते हैं, क्योंकि इसकी एक लेग नीचे जमीन से जुड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर होती है। फिर अगली है हैंड वॉइस, ठीक है। हैंड वाइस, इसकी बनावट कुछ सीमा में लेग वाइस से मिलती जुलती है, परंतु यह वाइस साइज में बहुत छोटा होता है। इसे जॉब के साथ हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हैंड वाइस कहते हैं। इसके दोनों जबड़े एक सिरे पर कब्जा जोड़ बनाते हैं, जबकि दूसरे सिरे पर जॉब की पकड़ मजबूत करने के लिए जबड़े को दांतेदार बनाया जाता है।
दोनों जबड़ों के मध्य एक पत्ती स्प्रिंग पतली पत्ती स्प्रिंग होती है। जाब को जबड़े में पकड़ने के लिए एक विंग नट का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखेंगे यहाँ एक रिबिट द्वारा एक दूसरे से ये जुड़े हैं और यहाँ एक स्पिंडल लगा हुआ है, इसमें फ्लाई नट लगा हुआ है। जैसे इसको खोलेंगे देखना तो ये फैलेगा, इसको कसेंगे तो ये क्या होता अंदर की तरफ जाता है। यह यह समस्त वाइस माइल्ड स्टील की बनी होती है तथा बाजार में 125 से 150 mm तक की लंबाई तथा 40 से 44 mm तक चौड़ाई में उपलब्ध होती है। फिर अगली जो वाइस है वो है पिन वाइस। यह वाइस अत्यंत महीन तारनुमा जाब को पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे पिन वाइस कहते हैं। इसके द्वारा पतली छड़, घड़ी की शाफ्ट या पिनियन आदि को पकड़कर उन पर मशीनी कार्य किया जाता है। जाब को पकड़ने के लिए उसके एक सिरे पर ड्रिल चक की तरह के जबड़े होते हैं, जो आवश्यकता अनुसार हैंडल को घुमाने पर खुलते तथा बंद होते हैं। इसकी बॉडी पिन की तरह होती है। इसकी पकड़ बढ़ाने के लिए बॉडी पर नर्लिंग की गई होती है। देखेंगे कि यह जो है हमारी पिन वाइस है ना। इसको क्या करेंगे, खोलेंगे कसेंगे तो ये जबड़ा क्या होगा, फैलेगा और बंद होगा। ठीक है। इसकी पूरी लंबाई में छिद्र किया होता है। इसका प्रयोग छोटे उपकरणों को पकड़ने के लिए किया जाता है। अगली जो वाइस है वो है टूल मेकर्स वाइस। टूल मेकर्स वाइस आकार में बहुत छोटी और पूर्णतः इस्पात की बनी होती है। इसके जबड़े प्लेन होते हैं, ठीक ना, ये देखें ये वाले जबड़े हैं प्लेन होते हैं, जिससे जिससे इसमें जाब को पकड़ते समय जाब की सतह पर निशान नहीं पड़ते। इस वॉइस को टूल मेकर्स द्वारा बारीक मशीनी संक्रियाएं करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारा है टूल मेकर्स डाई। ठीक है, ये वॉइस। फिर अगला है सी क्लैंप वाइस। ठीक है, इसकी बनावट सी के आकार की होती है, इसलिए इसे सी क्लैंप वाइस कहते हैं। यह ढलवा लोहे का एक फ्रेम होता है जिसका एक सिरा स्थिर बटन जैसा होता है। में एक नट के दूसरे सिरे को एक नट के रूप में बनाया जाता है। इस इस नट में एक स्पिंडल गति कर सकता है। इस स्पिंडल के अगले सिरे पर एक घूर्णी बटन लगा होता है तथा दूसरे सिरे पर एक हैंडल लगा होता है। इस हैंडल को कसने से ही घूर्णी बटन तथा स्थिर बटन के बीच जाब को पकड़ा जाता है। सी क्लैंप कई साइजों में उपलब्ध होते हैं। इसमें जितने बड़े से बड़े साइज का इस इसमें जितने बड़े से बड़े साइज का जॉब पकड़ा जा सकता है वही उस सी क्लैंप का साइज होता है। इसका प्रयोग फैब्रिकेशन के कार्यों में किया जाता है। देखेंगे कि ये हमारा सी क्लैंप वाइस है, ये सी आकार में है। इसका ये वाला जो जबड़ा है वो स्थिर है, मतलब फिक्स है फ्रेम के साथ, और ये वाला जो वो है वो कैसा है, स्पिंडल के साथ यहाँ हैंडल से जुड़ा हुआ है। इसी को खोलने कसने पर ये ऊपर नीचे ऐसे गति करता है। और इसका साइज कैसा होता है, जितना बड़े से बड़ा साइज का जॉब पकड़ा जा सके वो उतना ही बड़ा वही जो होता है सी क्लैंप का साइज होता है। अगला है समांतर क्लैंप वाइस। समांतर क्लैंप वाइस को टूल मेकर्स क्लैंप भी कहते हैं। इस इसमें टूल स्टील के दो प्लेन जबड़े होते हैं जिन्हें लगभग बीच में एक स्क्रू द्वारा कसा जा सकता है। एक दूसरा स्क्रू दूसरे सिरे के पास क्लैंप को तनाव देता है। ये क्लैंप तैयार जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें जॉब की सतह खराब नहीं होती। इनका प्रयोग जॉब पर मार्किंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या ड्रिलिंग आदि करने के लिए किया जाता है। समांतर जबड़ों में पकड़े जा सकने वाले बड़े बड़े साइज के समांतर जबड़े का साइज दिया जाता है। ठीक है, ये है हमारा समांतर क्लैंप वॉइस। ठीक है ना, इस तरह से होता है। ठीक है, फिर है वॉइस को प्रयोग करते समय सावधानियां। सावधानियां बहुत जरूरी है। सावधानियों को मैं जरूर इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जब कभी इन पर काम करें तो उनसे किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो और आप सही से अपना काम कर सकें। पहला है, वॉइस में नया जॉब बांधने से पहले उसे भली भांति साफ कर लेना चाहिए। दूसरा है, वॉइस को खिसकने वाले सभी भागों वॉइस के खिसकने वाले सभी भागों पर तेल आदि लगाते रहना चाहिए। तीसरा है, वॉइस के स्पिंडल या बॉक्स नट पर ग्रीस लगाते रहना चाहिए।
चौथा है वॉइस, जाब को वॉइस में आवश्यकता अनुसार कसना चाहिए। अधिक या कम कसने पर कार्यखंड में त्रुटि की संभावना रहती है। फिर पांचवा है उत्पाद, तैयार उत्पाद को वॉइस में पकड़ते समय सॉफ्ट जा का प्रयोग करना चाहिए जिससे निशान ना पड़े। अब है पाइप फिटिंग एसेसरीज। बाजार में पाइप स्टैंडर्ड लंबाई के में उपलब्ध होते हैं। आवश्यकता अनुसार गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए तथा विभिन्न व्यासों के पाइपों को जोड़ने के लिए कुछ सहायक प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें पाइप फिटिंग भी कहते हैं। कुछ सहायक नीचे दिए गए हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है। पहला है सॉकेट। इसका बाहरी व्यास पाइप के व्यास से कुछ अधिक होता है तथा अंदर का व्यास पाइप के व्यास के बराबर होता है। इस पर निश्चित दूरी में अंदरूनी चूड़ी पाइप के अनुसार कटी रहती है। ठीक है, ये देखेंगे हमारा क्या है, सॉकेट है ना। इसका प्रयोग दो पाइपों को एक सीध में जोड़ने के लिए किया जाता है। अब प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि सॉकेट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो सॉकेट का प्रयोग दो पाइपों को एक सीध में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर अगला है एल्बो। एल्बो जैसे हमारी कुहनी उहनी नहीं होती है, मुड़ी हुई थोड़ी सी, उस तरह से। इसका बाहरी व अंदरूनी व्यास सॉकेट के समान होता है। इसका आकार हाथ के कोहनी जैसा होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ये है एल्बो। ठीक है ना। इसका प्रयोग पाइप की फिटिंग में उस स्थान पर किया जाता है जहां पाइप को समकोण पर फिट करना हो। इसके अतिरिक्त 55 डिग्री 45 डिग्री के भी एल्बो प्रयोग किए जाते हैं। इनमें अंदरूनी चूड़ी कटी होती है। ये हो गया हमारा एल्बो। अब अगला है बैंड। अब देखेंगे, ये एल्बो है, ये बैंड है। ठीक ना, इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें अंदरूनी चूड़ी है लेकिन इसमें क्या है, बाहरी चूड़ी कटी हुई है ना। बैंड, इसका व्यास पाइप के माप के बराबर होता है। इसे पाइप फिटिंग में कॉर्नरों पर प्रयोग किया जाता है। इसके दोनों ओर लगभग 1 इंच भाग में पाइप के समान चूड़ी कटी होती है। इसे सॉकेट के साथ पाइप में जोड़ा जाता है। इसका यह लाभ है कि इससे पानी आदि का प्रेशर कम नहीं होने पाता। इसे वहां प्रयोग कर सकते हैं जहां पाइप फिटिंग के लिए पर्याप्त स्थान हो। ठीक है, ये हमारा बैंड है। फिर अगला है टी। यह अंग्रेजी अक्षर टी आकृति का होता है। इसका प्रयोग मेन लाइन से ब्रांच लाइन को कनेक्शन देने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से सप्लाई लाइन के अतिरिक्त दो लाइनों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये टी है हमारा। ठीक है, टी आकार का है। फिर अगला है फोर वे क्रॉस। यह धन के चिन्ह के समान होता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां चारों दिशाओं में पाइप फिटिंग की आवश्यकता हो। ठीक ना, इसके चारों सिरों पर पाइप के समान चूड़ी कटी होती है। ये हमारा फोर वे क्लास, चारों दिशाओं में जा रहा है। ठीक है ना, ये फोर वे। फिर है अगला है व्हील वाल्व। ठीक, अब हम पढ़ेंगे व्हील वाल्व। ये भी कई प्रकार के होते हैं ना। इनके द्वारा पाइपों को जोड़कर आवश्यकता के समय पाइप से प्रवाहित पानी, तेल, गैस आदि को दूसरी ओर जाने से रोका जाता है। इसका लाभ यह है कि बहुत सी लाइनों की फिटिंग में से जिस लाइन को चालू करना या बंद करना चाहे कर सकते हैं। यह प्राय पीतल या गन मेटल के बनाए जाते हैं। चित्र में एक व्हील दिखाया गया है, ये देखेंगे व्हील। देखेंगे जब टोटी वगैरह खोलते हैं तो पानी आने लगता है, बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। तो ये देखेंगे ये कैसे काम भी करता है, ये सब दिखाया गया है। ठीक है ना, ये एक बाल व्हील है, इसमें हैंड व्हील है, ये शाफ्ट है, ये पैकिंग नट है। ठीक ना, पैकिंग के साथ राफलिंग बॉक्स है, ये बोनट है, सीट तथा डिस्क गेट है, वाटर फ्लो है। ठीक ना, स्क्रू एडजस्टमेंट है। ठीक है, यहाँ से ही इसको बंद कर देंगे तो वाटर फ्लो बंद हो जाएगा, अभी खुला है तो वाटर फ्लो चल रहा है। ठीक है, फिर अगला है, ये देखेंगे ये कुछ तरह के बाल्ब दिखाए गए हैं। एक बाल्ब ये है। ठीक है ना, इस बाल्ब के भाप भी दिखाए गए, हैंड व्हील, ग्लैंड नट, पैकिंग, स्टफिंग, शाफ्ट, बोनट, स्टफिंग बॉक्स, गेट वाल्व। ठीक है ना, ये कई तरह के बाल्ब दिखाए गए हैं। आप लोगों ने भी कई तरह के बाल्ब वैसे भी देखा होगा पानी वाली सप्लाई वगैरह स्थानों में या कई अन्य स्थानों में, है ना, देखा होगा। अगला है कॉक। ठीक है, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे हम टोटी कहते हैं। ठीक ना, इसका कार्य प्रवाहित पानी, तेल
गैस को रोकने या बंद करने व आवश्यकता पड़ने पर चालू करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग घरों में पानी लेने व पानी को बंद करने के लिए पाइप के साथ किया जाता है। देखिए, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? घरों में किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसका बड़े बड़े स्थानों में बड़े बड़े पाइपों में, मेन लाइनों में किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। किसका? वाल्व का। और काप का प्रयोग छोटे स्थान, घर वगैरह में, ठीक है। यह आवश्यकता अनुसार पीतल, गल मेटल, प्लास्टिक या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। इसके ऊपर खोलने का प्रबंध रहता है तथा बीच में चोंच जैसी बनी होती है। इस कारण घरेलू टोटी को बिग काक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त निम्न प्रकार के काक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बिब काक, स्टॉप काक, पुश काक, कॉम्बिनेशन काक, प्लग बिब काक, लॉकिंग काक, पैंट काक, पिलर काक, सर्जन काक और प्लग स्टॉप काक, ठीक है ना। ये हमारे देखेंगे काक वगैरह दिखाए गए हैं, ठीक है ना। बिब काक, ये चित्र में बिब काक है, टोटी के जैसा है, जैसे घरों में लगता है। और ये हमारा प्लग काक है, ठीक है। फिर अगला है प्लग। जिन स्थानों पर पाइपों को बंद करके प्रयोग न करना हो वहां प्लग का प्रयोग किया जाता है। इसमें बाहरी चूड़ी कटी होती है जिसे सॉकेट, टी या एल्बो आदि पर लगाया जाता है, ठीक है। ये हमारा प्लग है। अगला है फेरुल। यह यूनियन के समान होता है। इसका प्रयोग प्रायः घरेलू वाटर सप्लाई में मीटर के पास किया जाता है। यह दो पाइपों को जोड़ने का ऐसा साधन है जिसके द्वारा उन पाइपों के बीच में सरलता से खोला जा सके, क्योंकि यह सॉकेट द्वारा जुड़े पाइप को में खोलने खोलने में कठिनाई आती है। देखेंगे यहाँ से, है ना। ये दोनों को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, वो भी आसानी से। दो पाइपों को आसानी से ये जोड़ देता है और कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फेरल, ठीक ना। ये यूनियन के समान होता है। यह दो भागों में बना होता है। इसके दोनों सिरों पर टेपर चूड़ी कटी होती है। इन दोनों भागों को जोड़ने के लिए एक कपलिंग नट इसी में रहता है। इस नट द्वारा ही इसे सरलता से खोला हुआ कसा जा सकता है, ठीक है। फिर अगला है रिड्यूसर। किसी बड़े व्यास की पाइप लाइन को जोड़ने के लिए रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। यह सॉकेट के समान होता है, परंतु इसका एक सिरा अधिक व्यास का होता है, ठीक है। पानी का प्रेशर भी इसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। रिड्यूसर के द्वारा एक बड़ा सिरा होता है, एक पतला मतलब एक मोटा सिरा होता है, एक पतला सिरा होता है, ठीक है ना। फिर अगला है कार जेट वाशर। अभी ये अपने यहाँ वर्कशॉप में कार जेट वाशर है, इसके द्वारा गाड़ियों की सफाई वगैरह की जाती है। वाहन पर लगी ग्रीस, मोम, चिकनी मिट्टी, ट्रांसमिशन केस और इंजन ब्लॉक को उच्च दाब के पानी 150 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के जेट से साफ करने के लिए कार जेट वाशर मशीन का प्रयोग किया जाता है। जेट वाशर मशीनों में मुख्यतः जेट क्लियरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। अधिक संख्या में कारों की क्लीनिंग के लिए वर्कशॉपों में ऑटोमेटिक वॉशिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बॉडी को साफ करने की हेतु इस सिस्टम में मूवेबल फ्लेक्सिबल रोलर लगे होते हैं तथा चेसिस की सफाई के लिए इसमें मल्टी डायरेक्शनल वाली नोजल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 मतलब यूनिट नंबर 3 आज से पूरा हो रहा है, ठीक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम लोगों को पढ़ लेने चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं, ठीक है। पहला है वर्कशॉप में अधिकतम उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के हस्त औजारों, उपकरणों, मशीनों का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा है स्क्रैपर हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। तीसरा है फ्लैट स्क्रैपर की धार को थोड़ा सा गोलाई में 75 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। फिर सामान्यतः तारों के ब्रुश का उपयोग वेल्ड जोड़ों को साफ करने के लिए किया जाता है। फिर है अगला एमरी पेपर या रेगमाल, एक सख्त कागज के टुकड़े पर एब्रेसिव कण चिपकाकर बनाया जाता है। फिर है अगला मार्किंग ऑफ टेबल। मार्किंग के उद्देश्य से बनाई गई टेबल होती है जिसकी ऊपरी प्लेट कास्ट आयरन की बनी होती है। फिर है अगला कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट को उठाने के लिए साइडों में माइल्ड स्टील के दो हैंडल लगे होते हैं। अगला बेलनाकार या गोल आकार की वस्तुओं को प्लेट सहारा देने के लिए भी ब्लॉक की आवश्यकता होती है। फिर है अगला धातुओं की सतहों पर लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। अगला
डिवाइडर माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का कंपास के समान दो टांगों वाला मार्किंग उपकरण है। कैसा उपकरण है? मार्किंग उपकरण है, और इसका मटेरियल माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील का, ठीक है ना। फिर अगला, मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग किसी भी जॉब की एक साइड के समांतर ऊंचाइयों पर समांतर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। अगला, स्क्राइबर से खींची गई अस्थायी मार्किंग लाइनें जॉब से मिट सकती हैं, इसलिए लाइनों से 2.5 एमएम की दूरी पर पंच की सहायता से बिंदु लगा दिया जाता है। अगला, डाट पंच कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं जिसकी बॉडी षट्भुजाकार होती है। अगला, धातु जब धातु पर खींची गई लाइनें ठीक से दिखाई नहीं देती तो उस पर मार्किंग मीडिया लगा दिया जाता है। अगला, उत्पादों की विमाओं को मापने के लिए मापन औजार प्रयोग किए जाते हैं। अगला, स्टील रूल अधिकतर स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील या हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अगला, ट्राई स्क्वायर एक चेकिंग टूल है जिसकी सहायता से हम समकोण की जांच करते हैं। अगला, वे कैलिपर जो जॉब की बाहरी माप के लिए प्रयोग किए जाते हैं आउटसाइड कैलिपर कहलाते हैं। अगला, वर्कशॉप में किसी वस्तु जॉब को ठोकने, मोड़ने या सीधा करने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। अगला, मृदु हथौड़ा जो लकड़ी का बना होता है मैलेट कहलाता है। अगला, छेनी को काटने वाली एज को पर्याप्त कठोरता प्रदान करने के लिए उसे हार्ड और टेम्पर किया जाता है। अगला, लोहे के लट्ठों, प्लेट, पाइप या सीट आदि में हेक्सा द्वारा धातु को काटने की क्रिया को हेक्साइंग कहते हैं। अगला, रेती के फेस तथा टैंग के मध्य कुछ भाग प्लेन तथा बिना दांतों का होता है, इस भाग को हील कहते हैं। अगला, ग्राइंडिंग में जॉब की सतह को परिष्कृत करने हेतु एक एब्रेसिव व्हील द्वारा उस सतह से बहुत बारीक कणों को हटाया जाता है। अगला, किसी भी इंजन, मशीन अथवा वाहन की मरम्मत या उससे संबंधित कार्य करने के लिए उसे संयोजन अथवा वियोजन की आवश्यकता होती है। फिर है अगला, स्पैनर का मुंह नट में सेट करने के पश्चात उसके हैंडल पर बल लगाने से लीवरेज के सिद्धांत के अनुसार नट को पर्याप्त दाव से कसा जाता है। फिर है अगला, कॉपर पाइप के किनारों का फैलाव एवं संकुचन करने के लिए फ्लोरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फ्लेयरिंग टूल का, ठीक है ना। मतलब जो पाइप होते हैं, जो कॉपर की पाइप होती है, उसका जो सिरा होता है उसको फैलाने के लिए, सिरे को फैलाने के लिए फ्लेयरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। अपने यहाँ वर्कशॉप में है फ्लेयरिंग टूल, दिखाएंगे, उससे प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। फिर है अगला, कॉम्बिनेशन प्लायर, सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला प्लायर है, ठीक है। वाइस, जॉब को एक स्थिति में मजबूती के साथ जकड़ कर रखने वाला उपकरण है। फिर अगला, वाहन में लगी ग्रीस, मोम, चिकनी मिट्टी, ट्रांसमिशन केस तथा इंजन ब्लॉक उच्च दाब के पानी के जेट से साफ करने के लिए कार जेट वाशर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अब है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। मशीन की सतह पर उभरे हुए भाग को समाप्त करने का क्या उद्देश्य है? उत्तर है, मशीन की सतह पर उभरे हुए भाग को समाप्त करने का उद्देश्य मशीन की सतहों का घर्षण कम करके उसके पार्ट्स की आयु को बढ़ाना। फिर है, फ्लैट स्क्रैपर व हुक स्क्रैपर में अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्लैट स्क्रैपर का आकार फ्लैट फाइल के समान होता है, इसकी कटिंग एज पॉइंट की ओर बनाई होती है। यदि फ्लैट स्क्रैपर को पॉइंट की ओर 90 डिग्री मोड़ दिया जाए तो वह कैसा स्क्रैपर बन जाएगा? हुक स्क्रैपर, ठीक है। फिर अगला है, क्लीनिंग औजार एमरी पेपर को किस प्रकार बनाया जाता है? क्लीनिंग औजार एमरी पेपर को एक सख्त कागज के टुकड़े पर एब्रेसिव कण चिपकाकर बनाया जाता है। फिर अगला है, कांच की प्लेट की सतह परिष्कृत 4 से 8 माइक्रोन तक होती है, यह किस ओर संकेत करता है? उत्तर है, प्लेट की सतह परिष्कृत प्लेट की कार्य उपयुक्तता की ओर संकेत करता है। अगला है, किसी बेलनाकार जाप पर मार्किंग करने के लिए आप किस उपकरण का सहारा लेंगे जिससे सफलतापूर्वक मार्किंग हो सके? उत्तर है कि भी ब्लॉक द्वारा, ठीक ना, जाब को सहारा दिया जाता है। प्रश्न है, अगला प्रश्न है छठवां, मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। एक जाब के बोर में मार्किंग करनी है, आप कौन से स्क्राइबर का प्रयोग करेंगे? उत्तर है, जाब के बोर में मार्किंग करते हुए मुड़े हुए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। 7वां क्वेश्चन, स्क्राइबर से खींची गई अस्थायी लाइनें मिट जाती हैं, जाब पर स्थायी मार्किंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है, स्थायी मार्किंग के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। फिर है 8वां क्वेश्चन, मुलायम धातु
के जाप पर मार्किंग के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है वो सॉरी प्रयोग किया जाता है। इस पंच का पॉइंट कोण क्या होता है? ठीक है ना, मुलायम धातु के लिए। मुलायम धातु के लिए जाप पर मार्किंग करने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। इसका पॉइंट कोण 30 डिग्री होता है। फिर है आंतरिक व बाह्य कैलिपर का साइज कहाँ से लिया जाता है? आंतरिक व बाह्य कैलिपर का साइज लेग के पॉइंट से रिवेट सेंटर तक लिया जाता है। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित हथौड़े के ए भाग का नाम बताइए। ये क्या है? इसको बोलते हैं आई होल। क्या बोलते हैं? आई होल। ठीक है ना, आई होल। फिर 11वां क्वेश्चन, क्रॉस कट छेनी की कटिंग एज की अपेक्षा इसका पिछला भाग कुछ पतला होता है, क्यों? क्रॉस कट छेनी की कटिंग एज की अपेक्षा इसका पिछला भाग पतला बनाने से ग्रूव काटते समय इसकी कटिंग एज जाब में नहीं फंसती। फिर अगला क्वेश्चन है, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम की गहराई अधिक रखने का क्या लाभ है? उत्तर है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम की गहराई अधिक रखने से यह जाब की गहराई तक काटने पर भी जाब में नहीं अटकता। फिर अगला प्रश्न है, हेक्सा की हाफ हार्ड ब्लेड को टूटने से किस प्रकार बचाया जा सकता है? उत्तर है हेक्सा की हाफ हार्ड ब्लेड को ब्लेड में ब्लेड की आधी चौड़ाई तक ही हार्ड करके टूटने से बचाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, हेक्सा के दांतों की वेब सेटिंग से क्या अभिप्राय है? उत्तर है हेक्सा के दांतों की वेब सेटिंग में दांतों को एक लहर के आकार में सेट किया जाता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, रेती की सहायता से कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं? उत्तर है रेती के द्वारा प्लेन सतह, वक्र सतह, सीधी झिर्री, वृत्ताकार होल तथा लगभग प्रत्येक प्रकार की आकृति में अनावश्यक पदार्थ हटाने जैसे कार्य किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, डबल कट रेती में उसके फेस पर कटिंग दांते दो पंक्तियों में काटे होते हैं। अक्ष के साथ ओवर कट 70 डिग्री के कोण तथा अप कट 51 डिग्री के कोण पर होता है। क्या होगा यदि दांतों की दोनों पंक्तियां एक समान कोण पर हो? उत्तर है डबल कट रेती में यदि दोनों दांते दोनों पंक्तियां एक समान कोण पर होंगी तो दांतों को केवल सामने वाली पंक्ति ही धातु काटेगी। फिर अगला प्रश्न है, रेती का कर्तन दंत भाग कठोरीकृत है जबकि पुष्य भाग मृदुकृत होता है। पुष्य भाग क्यों मृदुकृत होता है? पुष्य भाग या टैंग का काट क्षेत्रफल कम होता है। यदि यह हार्ड होगा तब जोर लगाने से इसके टूट जाने की प्रबल संभावना होगी, अतः टैंग मृदुकृत बनाया जाता है ना। रेती को उत्तल रखने का क्या उद्देश्य है? उत्तर है रेती को उत्तल रखने का मुख्य उद्देश्य जाब की सतह से घर्षण को हटाना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, वर्कशॉप के अंदर किस ग्राइंडर का प्रयोग स्नेगिंग तथा ऑफ हैंड ग्राइंडिंग में किया जाता है? उत्तर है बेंच ग्राइंडर। फिर है प्रश्न है, ग्राइंडिंग करते समय अपनाई जाने वाली दो सावधानियां बताइए। तो पहली है ग्राइंडर के ठीक सामने खड़े होकर ग्राइंडिंग करनी चाहिए। दूसरा है ग्राइंडिंग व्हील के गार्ड का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आज से ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम यूनिट 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसमें सूक्ष्म मापी यंत्र है। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।